माय चैनल। सो स्टूडेंट, हमने पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन की बेसिक्स के बारे में, कि सॉल्यूशन होता क्या है, उसके अंदर सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। और साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को भी कवर किया था कि सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वो डिटरमाइन कौन करता है, वो कौन बताता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम दो मेथड से हम बता सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो उसके दो मेथड होते हैं। कि पहला जो मेथड होता है हमारा, कि सॉल्यूशन जो होता है उसे हम क्वालिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन को हम एक तरीके से क्वालिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं, और जो हमारा दूसरा तरीका है कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने का, वो है क्वांटिटेटिवली। तो हम दो मेथड से हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्वालिटेटिवली और दूसरा क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होता है कि हम किसी सॉल्यूशन को कह दें कि ये सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेट है या फिर डाइल्यूट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्लास है और इसमें इस हाइट तक वाटर रखा हुआ। मान लीजिए 1 लीटर पानी इसमें है, आधा लीटर पानी है इस ग्लास के अंदर, और इस ग्लास के अंदर यहाँ पे पानी है, और इस ग्लास के अंदर हमने 1 चम्मच 1 स्पून सॉल्ट को ऐड किया है। 1 चम्मच सॉल्ट को हमने इस वाटर में, इस ग्लास में हमने ऐड किया है। और हमारे पास जो दूसरा ग्लास है, और इस ग्लास में भी इस हाइट तक वाटर रखा हुआ, और इसमें भी 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी है। तो मान लीजिए पानी इसके अंदर इतना है, और इस ग्लास में हमने 20 स्पून सॉल्ट को ऐड किया है। इस ग्लास के अंदर हमने 20 स्पून सॉल्ट को ऐड किया है, और इस ग्लास के अंदर हमने 1 स्पून सॉल्ट को ऐड किया है। तो हमारा जो ये सॉल्यूशन बनेगा और जो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन बनेगा 20 स्पून वाला, ये वाला सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है वो कम है, जबकि अगर हम इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में कहें तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्ट है वो ज़्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्ट है वो कम है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्ट ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे हैं, और इसलिए इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो अब ये हमारा हो गया क्वालिटेटिवली, कि हम क्वालिटेटिवली यानी कि गुण के हिसाब से हम बता सकें कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो सकता है और कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। तो क्वालिटेटिवली के अंदर ये सारे आएंगे। और अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वांटिटेटिवली, तो क्वांटिटेटिवली हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक स्पेसिफिक नंबर के साथ में हम बताते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना डाइल्यूट है, वो हम क्वांटिटेटिवली बताते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिवली। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिवली, तो क्वांटिटेटिवली को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला बनेगा वो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो हमारा दूसरा होगा वो होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन आएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन आएंगे जिनका रिलेशन टेम्परेचर के साथ होगा। तो जैसे कि जो हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा, और जो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा वो होगा मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और जो हमारा तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा वो होगा मोलरिटी, और जो हमारा चौथा टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा वो होगा स्ट्रेंथ, और जो हमारा पांचवा टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा वो होगा नॉर्मेलिटी। देखिए जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सबके जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सबके पास क्या है, वॉल्यूम है, और हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली रिलेशन रखता है अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, क्लास 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया गया है। पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये क्या है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये आइडियल गैस इक्वेशन में यह कहा जाता है कि जो पीवी है, जो प्रेशर वॉल्यूम जो होता है वो एनआरटी के इक्वल होता है। यानी कि इसमें देखिए ये हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो रिलेशन वो टेम्परेचर के साथ में है, वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ में है। दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे अगर हम वॉल्यूम को घटाएंगे तो हमारा टेम्परेचर भी घटेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इनके डिनोमिनेटर में आ रहा है वॉल्यूम, और जिसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा वो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेशन रखता है अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बारे में बात करें तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएंगे जिनके पास मास होगा, क्योंकि मास जो होता है वो टेम्परेचर के चेंज होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मास होता है, अगर मास जो होता है ये एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएंगे जो कि मास पे डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब उनके पास मास होगा, उनके बट्टे में यानी उनके डिनोमिनेटर में या फिर न्यूमरेटर में मास होगा। जैसे कि हमारा जो पहला होगा वो मोल फ्रैक्शन, और जो दूसरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा वो होगा मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी होगा, और जो हमारा तीसरा होगा परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज W बाई W। ये तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर जब हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं या फिर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो इन जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं इनको समझने के लिए हम कुछ नोटेशन का यूज करेंगे। उसके बाद में हम हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को समझने के लिए हमें कुछ नोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम उन नोटेशन को समझ लेंगे, उसके बाद में हम बारी बारी सीक्वेंस वाइज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। तो नोटेशन क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं कि जैसे हमारा अगर हम वी एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पर डब्ल्यू ए लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मास
ऑफ सॉल्वेंट। और अगर कहीं पे एम बी लिखा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर कहीं पर मोल्स ऑफ एन ए लिखा है तो उसका होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और अगर कहीं पे एन बी लिखा है तो इसका मतलब होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नोटेशन है जिनको हमें ध्यान में रखना है। और अगर कहीं पर काई ए लिखा है तो इसका मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अगर कहीं पे काई बी लिखा है तो इसका मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये कुछ नोटेशन है जिनको हमें याद रखना है। और एक नोटेशन इसके अंदर और आएगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है डब्ल्यू बी लिखा है तो इसका मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ए को हम हमेशा सॉल्वेंट मानेंगे और बी को हमेशा सॉल्यूट मानेंगे। ए को हमेशा सॉल्वेंट मानेंगे और बी को हमेशा सॉल्वेंट मानेंगे। ये है नोटेशन जो कि हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए अब हम बारी बारी से हर एक कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये क्या कहता है? ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml पर 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम जो कि हम ml में लेंगे और पर 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हम 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जब हम सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में लेंगे उसके रेशियो को हम कहते हैं परसेंटेज V बाई बी या फिर परसेंटेज बाई वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज V बाई वी का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा इसको हम ml में लेंगे और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा इसको भी हम ml में लेंगे इनटू 100। जब हम परसेंटेज किसी चीज़ का निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसमें हम सॉल्यूट के वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। यानी कि जो सॉल्यूशन लेंगे वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लेंगे। सॉल्यूशन जो लेंगे सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जब लेंगे सॉल्यूट के अंदर भी लेंगे, सॉल्यूट का भी लेंगे और सॉल्वेंट का लेंगे। दोनों के वॉल्यूम को जब मिला देंगे तो हो जाएगा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर क्वेश्चन में कभी दिया रहे कि क्वेश्चन में अगर दिया रहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम इतना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया रहे कि 10% V बाई वी इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसका मतलब क्या है? 10% V बाई वी इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब ये है कि 10 ml ऑफ इथेनॉल dissolved in 100 ml
ऑफ वाटर। ये इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में कभी कभार हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया रहता है और हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम पूछ लेता है, तो इस कंडीशन में हमें जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसे हमें 100 ml मानना पड़ेगा। ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि अगर क्वेश्चन में हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया रहेगा तो हमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml मानना पड़ेगा। पहले से हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, लेट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml मानना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में परसेंटेज V/B दे रखा है इस कंडीशन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमारा जो सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को हम देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को जब हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved 100 ml volume of solution। mass of solute in gram dissolved in 100 ml volume of solution। तो इसका फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का, कि मास या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम इसे ग्राम में लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम इसे ml में लेंगे। ये है हमारा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। और इसके बेस पे, इस फार्मूले के बेस पे एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिया गया है, और जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जब खत्म कर लेंगे तो हम बारी बारी से हर एक न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी। मोलरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। तो मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हम मोल के टर्म में डिफाइन करते हैं। इसे हमें याद रखना होगा कि जो मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन है इसे हम मोल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं उसकी रेशियो को हम कहते हैं मोलरिटी। तो जो मोलरिटी का जो हमारा फार्मूला बनेगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लीटर में लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम लीटर में लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए कि मोल्स कैसे निकालते हैं हम किसी भी सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे मोल्स हम किसका ले रहे हैं, सॉल्यूट का ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, तो जो मोल्स होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स इससे हम N से डिनोट करते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो मास गिवन बटे में मोलर मास। और ये जो मोल्स हैं ये किसके मोल्स हैं, सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं। तो जो मास गिवन इसको हम WB से डिनोट करेंगे और मोलर मास को हम MB से डिनोट करेंगे। ये
सॉल्यूट का जो मोल्स है इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको निकालेंगे कि सॉल्यूट का जो मोल्स कितना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ना मोल्स को हम इस फॉर्मूले पुट करेंगे। ठीक है, जो मोलरिटी तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो मोलरिटी का फॉर्मूला बनेगा वो मास गिवन बटे में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा मोलरिटी का। जब हम मोल्स का जो वैल्यू होगा जब हम मोलरिटी के फॉर्मूले में रखेंगे तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर ये तो हमारा लीटर में है, ये जो हमारा मोलरिटी है वो लीटर में है। ये यार इस फॉर्मूले में जो हमारा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, लेकिन क्वेश्चन में जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं क्वेश्चन में ml में अगर दे रखा हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी लीटर में दे रखा है वॉल्यूम का सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है तो उसे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में दे रखा है तो उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब इस फॉर्मूले से हम एक चीज़ और ड्राइव कर सकते हैं, एक फार्मूला और ड्राइव कर सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है आपको मोलरिटी दिया रहता है क्वेश्चन में और मोलर मास दिया रहता है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया होता है वो दे दिया होता है क्वेश्चन में, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो सॉल्यूट का मास कितना है, यानी आपको मास पूछ लिया जाता है कब, जब हमें क्वेश्चन में मोलरिटी दिया होता है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दिया होता है और मोलर मास दिया रहता है उस सॉल्यूट का, तो हमें क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास पूछ लिया होता है। तो इसको देखिए, अगर हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास तीन फार्मूले तैयार होंगे, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। और ये हमें याद रखना होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, जो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका होता है मास गिवन बटे में मोलर मास। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम कैपिटल ऐसे डिनोट करते हैं स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो स्ट्रेंथ होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है, कितना अमाउंट है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। तो हमारे स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्ट्रेंथ जो होगा मास ऑफ सॉल्यूट होगा और बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लेंगे। अब देखिए जो हमारा मोलरिटी था और जो हमारा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और मोलरिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम वहाँ भी लीटर में ले रहे थे और यहाँ भी लीटर में ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर होता था वहाँ पे हम मोल्स ले देते हैं, सॉल्यूट के मोल्स ले देते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ के केस में हमारा जो न्यूमरेटर होता है उस पर हम क्या रखते हैं,
सॉल्यूट का मास रखते हैं। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ और मोलरिटी के बीच में। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो स्ट्रेंथ और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब हम रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच का क्या रिलेशन है उसको हम बात करते हैं। तो हमें पता है स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्ट्रेंथ जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं WB अपॉन VL। ये हमारा होता है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अब मोलरिटी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मोलरिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। मोलरिटी के फॉर्मूले में देखेंगे तो ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर ये दिख रहा है। तो हम इसके जगह पे हम स्ट्रेंथ को रख देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा S जो स्ट्रेंथ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ होगा वो होगा मोलरिटी इंटू मोलर मास। स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगा, मोलरिटी इंटू मोलर मास के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे S क्या है, स्ट्रेंथ है, और M क्या है, मोलरिटी है, और हमारा MB क्या है, मोलर मास है। तो हमने यहाँ पे S को निकालने के लिए, S की जो वैल्यू याद करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। तो हमारी जो S की वैल्यू आ गई है वो हो गई है S इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। जो नॉर्मेलिटी होता है हमारा, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से नोट करते हैं। नॉर्मेलिटी होता है हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारा जो N होगा, N जो कि हमारा नॉर्मेलिटी है, वो होगा EQ बाई VL। जो हमारा इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है यहाँ पे, इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। तो हम EQ की जगह पे मास ऑफ सॉल्यूट बटे में इक्विवेलेंट मास को हम जब रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट जो मास होता है वो बराबर होता है मोलर मास के, सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है बटे में एन फैक्टर को जिसे हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। एन फैक्टर को हम और क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। जो एन फैक्टर होता है उसे हम वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। तो अगर हम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा जो नॉर्मेलिटी हो जाएगा वो होगा इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल करके आता है। जब हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू जो हम नॉर्मेलिटी के इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला निकल करके आता है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं
कि जो हमारा मोलरिटी होता है और नॉर्मेलिटी होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जो हमारा मोलरिटी होता है, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और नॉर्मेलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जो मोलरिटी होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा होता है मोलरिटी। अब देखिए जो हमारा नॉर्मेलिटी होता है, इसके पास भी वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट बटे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। तो ये वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम इसकी जगह पे हम मोलरिटी को पुट करेंगे तो हमारा कुछ फॉर्मूला इस तरह से आएगा, m इंटू n ये हमारा निकल के आता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन हमारा होता है n इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। ये आपको नोट में रख लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, तो आपको इसको याद रखना है कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। और हमने मोलरिटी का रिलेशन स्ट्रेंथ के साथ में भी पढ़ा, जो कि है मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of one component to the total number of moles of all component present in a solution is called mole fraction of that component। जो मोल फ्रैक्शन होता है उसे हम काई डिनोट करते हैं, और जो काई होता है वो होता है Na प्लस Nb, ये हमारा है। और अगर हम काई बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारा होगा Nb मोल फ्रैक्शन ए के लिए हमारा होगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और अगर हम मोल फ्रैक्शन बी का निकालें तो मोल फ्रैक्शन बी बराबर होगा मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब जब हम ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको जब हम ऐड करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन पता रहे तो हम ए का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन पता रहे तो हम बी का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इसे आपको लर्न करना है। और यहाँ पे जो Na होता है वो Na जो होता है Na क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और जो Nb होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल निकालने आता है कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूट का मोल निकालना है तो मास गिवन उस सॉल्यूट का जो मास होगा, मास दिया रहेगा क्वेश्चन में,
उसको जब हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से, तो उस सॉल्यूट का जो मोल्स है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये रही मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। जो मोलैलिटी जो होता है ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होता है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी वो क्या होता है। मोलैलिटी जो होता है ये भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, और इसको हम सॉल्यूशन के टर्म्स पे ना डिफाइन करके इसे हम सॉल्वेंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। जो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैलिटी जो होता है सॉल्यूट का जो मोल्स होता है डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन और था जो कि था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो कि था परसेंटेज बाई मास या फिर परसेंटेज W बाई W। ये क्या कहता था कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमें अगर सॉल्यूट को हम WB से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे WB प्लस WA, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, परसेंटेज W बाई W का। अब हमने बारी बारी से सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने फिनिश कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और सीक्वेंस के साथ में आप नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको यह और ही बेहतर तरीके से समझ आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम फर्दर आपके लिए वीडियो को हम बनाते रहेंगे। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।